नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। G20 की अध्यक्षता अब हिंदुस्तान के पास आ चुकी है। भारत में कई सारे लोग खुशियां मना रहे थे, विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में जाकर G20 समिट में हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया और जिस हिसाब से वहां पे मोदी मैजिक चला है, ये दुनिया के बड़े बड़े तमाम एक्सपर्ट इस पे आश्चर्य जता रहे हैं। जी समिट के दौरान हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का सिक्का किस तरीके से चला, ये सब जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहें, मोदी मैजिक इंडोनेशिया में भरपूर चला? देखिए, मुझे जब मैं जूनियर अफसर था तो मुझे याद है कि माऊ में ऑफिसर्स मेस में एक गेट टुगेदर था और उस समय चीफ जनरल सैम मानेकशॉ आए हुए थे और मैं प्रिविलेज था उनके बगल में खड़ा होकर उनको देख रहा था। क्या चार्मिंग पर्सनालिटी थी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी। मतलब वो यदि तुम्हारे आँख की तरफ, आपके आँख की तरफ देख लें तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, प्रभावित रहने से बच नहीं सकते। आप कवच कुंडल पहन लो, कुछ भी पहन लो, नहीं बच सकते। मैं तो इसी में खुश हो रहा हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू कर रहा हूँ जो जनरल सैम मानेकशॉ के साथ खड़ा रहा हो। इसी में मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्यों इस बात की मैंने व्याख्या की, क्योंकि उल्लेख किया, क्योंकि मोदी जी को ऐसे ही गुण है। भगवान ने, माँ देवी ने, दुर्गा ने, सरस्वती ने इतना आशीर्वाद दिया है कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, करिश्मा है उनमें। जो देखता है वही मंत्रमुग्ध हो जाता है, बच नहीं सकता। मोदी जी ने देखा और तुम हुए फ्लैट। ये है। अब उनका कारण क्या है? देखिए, वो पहले मैं बताना चाहता हूँ, वो डिफरेंट है नॉर्मल क्राउड से। उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग देखिए, वो जिस तरह से चलते हैं देखिए, शेर की तरह चलते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं बिना हिचक के, ऑनेस्ट हैं। ये सब जो गुण है, राष्ट्रहित में सोचते हैं और भारत के जो राष्ट्रहित में जो बातें होती है वो दो टूक बोलते हैं बिना डर के, ये मेरा राइट है राष्ट्रीय हित में फैसला लेना। ये सब प्रभावित करता है। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए, छोटा सा उदाहरण दूंगा कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी टेबल पे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उधर से देखते हैं कि वो किसी से बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है उनके बाएं या तो एनएसए थे मोस्टली खड़े थे। पीछे से आते हैं मिस्टर बाइडेन चल के और दूर से ही हाथ ऐसे एक्सटेंड किए हुए हैं और आके मोदी जी मुड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं। मतलब अबाउट 2-3-4 फीट पहले से वो हाथ निकाल लेते हैं शेक हैंड करने के लिए। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का आदमी, हेड ऑफ द स्टेट, वो मोदी जी से तड़पड़ा रहा है हाथ शेक करने के लिए। दूसरा वीडियो है कि दूर से मिस्टर बाइडेन उनको सलूट मार रहे हैं। अब मिस्टर मोदी जी ऐसे एक्नॉलेज कर रहे हैं जैसे गांव में हम लोग चाचा बाबा को प्रणाम करते थे और वो कहते थे हाँ, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ये है इक्वेशन, और ये इक्वेशन ओवरनाइट नहीं होता है। उसकी मैं व्याख्या करूँगा बाद में। जनरल साहब, ये तो सिंबलिज्म हो गया। कंक्रीट तौर पे वहाँ जी समिट के दौरान हिंदुस्तान ने किस तरीके से ग्लोबल इश्यूज को उठाया और इसे कैसे लिया गया, ये ज़रा सा बताइए। बाली का जो विजिट मैं उल्लेखनीय इसलिए मानता हूँ कई बिंदुओं से। विश्व को क्या संदेश, यूक्रेन वॉर के संदर्भ में उनकी क्या सोच है, और जो कि कम्युनिकेट जो वहाँ पे जो घोषणा की गई मीटिंग का, उसमें उसको इंक्लूड किया गया। और तीसरा चीज़, इंडोनेशिया से के मुसलमानों से, जो विश्व का सबसे आबादी वाला देश है इंडोनेशिया मुस्लिम का पॉपुलेशन में, उनसे कैसे कनेक्ट किया, उसके बारे में व्याख्या करूंगा। और वो कितना बड़ा संदेश है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, उस पर व्याख्या करूंगा मैं। अब आते हैं ग्लोबल इश्यूज में। पहला चीज़ मोदी जी ने कहा, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ये संदेश दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आज की तारीख में जो विश्व की चुनौतियां हैं, वो है कि विश्व के ग्रोथ के क्षेत्र में चुनौती है, खाने की समस्या है, एनर्जी सेक्टर में कष्ट हो रहा है, गैस की कमी है, इस विंटर में यूरोप की हालत बहुत ख़राब होने जा रही है, हेल्थ का और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का की जो मुद्दा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
ये विश्व के सामने। और हाई एंड अच्छी जो हिंदुस्तान की उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की। वैक्सीन में हमने क्या किया, कैसे कैसे फाइनेंशियल मदद किया, ये सब उनको उन्होंने व्याख्या की। और उन्होंने कहा कि विश्व को एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तो जैसे एक शरीर में कोई बीमारी होती है तो जो दवाई है वो हीलिंग टच देता है। तो आज विश्व में जो इतना तनाव है, वर्ल्ड वॉर 3 की लोग कल्पना कर रहे हैं कि कभी भी हो जाएगा यदि न्यूक्लियर ऑप्शन लिया गया तो किसी एक देश के द्वारा, उसमें हीलिंग टच प्रदान करना, विश्व को जोड़ने की सोच करना, विश्व को आगाह करना कि विकास ही मार्ग है, विश्व को ये कहना कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, आज का युग है विकास का युग, प्रेम का युग है, ये सब संदेश दे रहे थे। मतलब हमारे हिंदू धर्म से उठा के जो पूरी हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको वो पूरे विश्व को सिखा रहे थे। और सचमुच में लग रहा था कि विश्व गुरु सामने खड़े होकर क्लास ले रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। अब आते हैं कि उन्होंने कहा कि विश्व जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा है और आर्थिक स्लोडाउन हुआ है, खाने की समस्या, एनर्जी प्राइसेस और पैंडेमिक का जो इल इफेक्ट हुआ है, जो बुरा असर हुआ है, उसके प्रभाव से भी हम पूरी तरह से वंचित नहीं हुए हैं। और तो उन्होंने कम्युनिके जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये कहा गया है, जो मोदी जी ने एग्जैक्टली कहा था कि पहली चीज़ कि यूक्रेन वॉर को तुरंत ख़त्म किया जाए और आज का युग, टुडे एरा मस्ट नॉट बी एरा ऑफ वॉर, आज का जो एरा है वो युद्ध का एरा नहीं होना चाहिए। और G20 ने पूरा मान लिया, कोई विवाद नहीं। उसका मतलब है कि वो एक ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया के सामने जो है अपने आप को प्रस्तुत किया और लोगों ने उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। एक और बात बताइए, किस तरीके से उन्होंने इंडोनेशिया के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है संदेश देने का काम किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो लोगो बनाया है वो कमल का फूल बनाया है। अब इस लोगो में बहुत लोगों को पेट में दर्द हुआ कि बीजेपी का लोगो को क्यों चला रहे हैं। अरे ये लोगो तो बीजेपी तो पहले वो दिया था, उसका चिन्ह, कमल तो बाद में आया। तो माँ सरस्वती के तो एक पहचान है कमल, तो उस पर भी अब हिंदुज़म पे भी प्रश्न चिन्ह उठा दो कि माँ सरस्वती ने कमल अपना चिन्ह क्यों बनाया। मतलब ये तो हद होती है, कितना बायस थिंकिंग है लोगों का। तो पहला चीज़ तो ये संदेश कि हिंदू थॉट, उसका इजहार किया। उसके बाद जब उन्होंने कहना शुरू किया कि हम इंडोनेशिया हमसे बहुत जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया जब रामायण का वहाँ पर होता है, लीला होता है और भजन वगैरह भी होता है, तो लोगों ने पूछा कि आप तो मुस्लिम देश हैं, तो आप ये सब क्यों करते हैं? तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा, हमने अपना धर्म बदला है, अपना संस्कृति अपनी नहीं बदली है। तो इसीलिए हम अयोध्या भी जाते हैं और हम ऐसे गर्वान्वित महसूस करते हैं, ये हमारा भूतकाल है, हमारी संस्कृति नहीं बदली है। ये यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए संदेश है कि आप भी अपनी संस्कृति मत भूलिए। जिस लुटेरों को, जो विदेश से आए थे, जो लुटेरे थे, हत्यारे थे, उनका आप अपना बाप मानते हो, और जो एक्चुअल आपके बाप थे, आप 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे जाइए, ये सब हिंदू थे, सब हिंदू थे। तो आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हो, अपने हेरिटेज को भूल रहे हो, अपना डीएनए को भूल रहे हो। और वो देश जिससे 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वो भगवान राम की बात कर रहा है। और यहाँ कुछ पार्टी जो बोलते हैं भगवान राम काल्पनिक थे, तो इंडोनेशिया वालों को समझाओ ना, भगवान राम काल्पनिक थे। अच्छा, जी बताइए कि ये किस तरीके से इसको आकलन किया जाए कि जी समिट का जो लीडरशिप आया है, हिंदुस्तान के लिए कितना ये बेनिफिशियल होने वाला है? देखिए, G20 में ना आजकल यदि महत्वपूर्ण संगठन की बात करें तो G7 इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, उसके बाद G20 है, G7 के देश प्लस कुछ और देश। तो G20 तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान को प्रेसिडेंसी मिलना, जो कि टेक्निकली तकनीकी ढंग से 1 दिसंबर से लागू हो रहा है, 1 दिसंबर 2022 से तकनीकी रूप से 1 साल के लिए मिल जाएगा उनको। लेकिन प्रेसिडेंसी का ये मतलब जो मीटिंग होता है तो रिवाज है कि आप कुछ दिन पहले मीटिंग करते हो और हैंड ओवर कर देते हो बैटन। राइट। तो बैटन तो हिंदुस्तान के हाथ में आ गया है। अब हिंदुस्तान के पास चुनौती क्या है और मौका क्या है,
अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। चैलेंजेस ये हैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करना। चैलेंजेस है कि जिस तरह से अशांति फैल रही है पूरे विश्व में, उस पर मलहम करना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो फेल कर चुका है। मैं तो उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन समझता हूँ। और जिस लीग ऑफ नेशंस के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वही मैं देख रहा हूँ यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कारण वर्ल्ड वॉर 3 होगा। कुछ नहीं है, इनका क्या रोल है? कहीं तो ये शांति ला नहीं पाते हैं, अपना हुक्म मनवा नहीं पाते हैं। चीन को आईसीजे ने हुक्म दिया, चीन ने ढेंगा दिखा दिया, मैं नहीं मानता। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो चुनौतियाँ ये हैं, हंगर है, गैस एनर्जी का है, फ्री ट्रेड लोगों में ये हो रहा है, फिर इकोनॉमी को लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब देशों को दबाया जा रहा है, न्यूक्लियर जो वेपन्स है इंडस्ट्री वो तबाही मचा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब चुनौतियां हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? जितनी समस्या उतना अपॉर्चुनिटी है भारत देश के लिए और मोदी जी के लिए। यदि इस इन फ्रंट्स पे यदि 2 कदम आगे भी ले लेते हैं तो हम झंडा गाड़ देंगे। और सबसे बड़ी चुनौती है यूक्रेन वॉर। यदि मोदी जी अपने करिस्मेटिक पर्सनालिटी के तहत यदि यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने में सफल हो जाते हैं या सीज़ फायर भी करवा देते हैं, तो आप मान लीजिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये ऐतिहासिक पल होगा हिंदुस्तान के लिए, और इस G20 के नेतृत्व के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये सब दर्ज हो जाएगा कि जब मोदी जी बने थे हेड G20 के, तो ये हुआ था, विश्व की ये उपलब्धियां हुई थी। तो ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो सकता है। और मेरा अपना विश्वास है कि उनके जो राइट हैंड है फॉरेन अफेयर्स में, जयशंकर जी, वो मिल के हनुमान की तरह पूरे विश्व में आग नहीं लगाएंगे, वो मलहम छेड़ेंगे, मलहम छेड़ेंगे। तिरंगा का पताका जो है तिरंगा फहराएगा और वो मलहम लगाएंगे हनुमान जी के रूप में, मोदी जी के हनुमान जी के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से G20 में हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ और आगे क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।